हेलो दोस्तों, पिक के चौधरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे दोस्तों कि हम कौन से वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। अगर आपको मज़ा नहीं आया दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसी अनुसार अगली वीडियो लाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो पे रिएक्शन। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी और उनके लोग लगातार कह रहे हैं सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, खाद का कम से कम इस्तेमाल करो। खाद पर याद आया, बाकी सब तो बात कर लेंगे कि आज ही अखबारों में खबर यह है कि ईरान से हमारे यहाँ रासायनिक खाद, जो केमिकल खाद होती है, उससे भरा हुआ एक पूरा जहाज आ रहा था और उस जहाज को लेने से इनकार कर दिया गया। कहा गया ये जहाज से जो खाद आ रहा है वो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ईरान से आ रहा है और ईरान से आएगा तो अमेरिका, ट्रंप दादा जो हैं वो नाराज हो जाएंगे। ट्रंप को नाराज नहीं कर सकते, भले देश के अंदर किसानों को खाद न मिले, भले देश के अंदर फर्टिलाइजर की कीमत लगातार बढ़ती चली जाए, भले देश के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हमारा है वो डाउन हो जाए, लेकिन ईरान से खाद नहीं लेंगे क्योंकि ट्रंप अंकल जो हैं वो नाराज हो जाएंगे। ट्रंप अंकल की नाराजगी के चक्कर में कल ये खबर आई थी कि एलएनजी जो आ रहा था रशिया से वो हमने नहीं लिया, अब सिंगापुर में वो खड़ा है। उसके बाद हरदीप पुरी ने कहा हमने तो मंगाया ही नहीं था, तो सारे अखबार झूठ बोल रहे थे। और ये कोई टुटपुजिया अखबार नहीं है, ये इंटरनेशनल अखबार है जिन्होंने साफ साफ लिखा कि रशिया से एलएनजी चला था भारत के लिए और उसको सिंगापुर से वापस भेज दिया गया। और अब ईरान से जहाज आ रहा था रासायनिक खाद लेकर, केमिकल फर्टिलाइजर लेकर, उसको भी वापस कर दिया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत बड़ा बहाना बनाया गया और कहा गया कि इकॉनमी में जो दिक्कत है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते हैं। 3-4 बातों से शुरुआत करता हूं, गौर से सुनिएगा क्योंकि ये सारा कुछ जो है, जिस तरह से हमारी इकॉनमी का सत्यानाश हुआ है वो कोई आसमानी चीज नहीं है। उसका असर हमारे घर तक पहुंच गया है, इस हाल तक पहुंच गया है कि अब कुछ लोग मोदी को सलाह ये दे रहे हैं कि लॉकर में जो गहना रखा हुआ है और मंदिरों में जो गहना रखा हुआ है उसको लीजिए। मंदिरों के गहने पर आप जानिए, मंदिर जाने और आप जाने। आप भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी होने की बात करती है, अगर हिंदुओं के मंदिरों से सोना निकाला जा रहा है तो ये उनके अंदर की बात मान लेता हूं, लेकिन लॉकर में सोना हमारा और आपका होता है। आदमी चोरों से बचने के लिए सोना जो होता है, गहना होता है, वो उठा के थोड़ा बहुत लॉकर में रख देता है। अब उस लॉकर के सोने पर भी नजर है, इसलिए इस वीडियो को बहुत गौर से सुनिए कि हमारे देश के साथ पिछले 11 साल में क्या किया गया है। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। अक्सर कहा जाता है कि रुपए की वैल्यू जो गिर रही है और किस तरह से गिर रही है, ये मैं आपको पहले बता दूं, फिर वो डेटा दिखाता हूं। 30 सितंबर 2013 को जब कांग्रेस की सरकार थी और डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 62.51 पर पहुंच गया था, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उन्होंने कहा था कि रुपया आईसीयू में चला गया है, रुपया इतना बीमार हो गया है, कमजोर हो गया है कि आईसीयू में चला गया है। उसी समय ये बयान आया था कि जब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती। अब उसके बाद आप देखिए, नरेंद्र मोदी बनते हैं प्रधानमंत्री। 30 सितंबर 2018 यानी उस घटना के ठीक 1 साल बाद रुपया 10 पॉइंट और गिर जाता है और अब $1 की कीमत 72.51 रुपया हो जाती है। 1 साल और बीता, 2 साल और बीता, 4 साल बाद सीधे डेटा दे रहा हूं, 30 सितंबर 2021 को फिर ये 81.80 तक पहुंच जाती है, यानी 20 रुपए और गिर जाती है जब मोदी जी ने कहा था रुपया आईसीयू में चला गया है उससे। उसके बाद 30 सितंबर 2024 को ये 88.84 यानी 90 रुपए के आसपास पहुंच जाती है और आज इतिहास में जितना नीचे रुपया गिर गया है उतना कभी नहीं गिरा था। 95.63 यानी $1 की कीमत 95.63 तक पहुंच गई है। रुपया इस कदर गिरा है कि अब कहा जा रहा है कि एशिया में सबसे खराब किसी मुद्रा का प्रदर्शन रहा है तो वो रुपए का रहा। और इसके कारण है, अक्सर हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो बड़े बड़े बयान देती हैं रुपया ठीक कर रहा है, लेकिन रुपया ठीक नहीं कर रहा है। रुपया न केवल डॉलर और यूरो के मुकाबले गिर रहा है, रुपया एशिया की सारी करेंसीज के मुकाबले गिर रहा है। आप यूएई को अगर देखेंगे तो आज यूएई का जो दिरहम होता है वो 26.08 रुपीस के बराबर हो गया है।
पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे जो देश हैं वहां की करेंसी भी हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। रुपया उनके मुकाबले भी गिर रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि उनकी वैल्यू रुपए से कम है। उसके बावजूद ये वैल्यू का जो डिफरेंस है वो लगातार घटता जा रहा है। रुपया ज्यादा तेजी से गिर रहा है, इसलिए रुपए की वैल्यू पाकिस्तानी रुपए, श्रीलंकाई रुपए और बांग्लादेशी रुपया जो है उसके मुकाबले भी कम हुई। अब आप ये बताइए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की प्रॉब्लम अकेली है तो रुपया पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल जैसी करेंसीज के मुकाबले क्यों कम? क्यों यूएई, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा असर हुआ है इस जंग का, जो अपना माल बेच नहीं पा रहा है, जहां नुकसान भी हुआ है, उसकी करेंसी के सामने रुपया क्यों गिर रहा है? ये सवाल होना चाहिए। ये सवाल होना चाहिए कि एशिया में सबसे खराब परफॉर्मेंस रुपए का क्यों है? क्यों हमारी इकॉनमी, रुपए के सबसे खराब परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि हमारी इकॉनमी एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन कर रही है। और हमारी निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि सब ठीक चल रहा है, हमारा रुपया ठीक चल रहा है। नहीं चल रहा है ठीक, बिल्कुल नहीं ठीक चल रहा है। और गरीबों की सिर्फ बात नहीं है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए तो बस 5 किलो अनाज में काम चला देती है, लेकिन रईसों को इससे बहुत फायदा हो रहा है। मैं कुछ रईसों के बयान आपको दिखाता हूं। हेलियास के फाउंडर हैं समीर अरोरा। समीर अरोरा का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा, आई हैव नेवर सीन फॉरेन इन्वेस्टर्स सो अपसेट विद इंडिया। मैंने विदेशी निवेशकों को, विदेशी इन्वेस्टर्स को भारत को लेकर इतना बेजार कभी नहीं देखा, इतना निराश कभी नहीं देखा। ये बात कह रहे हैं हेलियास के फाउंडर समीर अरोरा। अब यहां पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है, ये कहानी है 4 अप्रैल 2022 की। 4 अप्रैल 2022 को संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर शशि थरूर यानी कांग्रेस के एमपी ने कहा कि हमारे देश से जो एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं यानी विदेशी निवेश, एक आसान भाषा में समझ लीजिए कि गैर मुल्की जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से 48,286 48,286 करोड़ उन्होंने निकाल लिया है। ये बात मैं कर रहा हूं 4 अप्रैल 2022 की। और उन्होंने कहा कि इतना पैसा देश की इकॉनमी से निकल गया है, आप क्या कहेंगे इस पर? इस पे क्या देश को नुकसान नहीं होगा? तो निर्मला जी ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका फेमस डायलॉग था, एफआईआई एंड एफपीआई में कम एंड गो, यानी एफआईआई और एफपीआई आए और जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के अंदर जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कि हमारे ऊपर कोई शॉक नहीं लगने वाला। ये निर्मला सीतारमण कह रही थी। देश के अंदर से 48,286 करोड़ रुपए निकल गया था और निर्मला सीतारमण कह रही थी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। निर्मला सीतारमण और इस सरकार का ये जो अहंकार है, ये जो घमंड है, ये जो गुरूर है, वो कितना भारी पड़ा ये आप देखिए। हम आज का डेटा देखते हैं। पिछले 2 महीनों में भारत के शेयर बाजार से 2 लाख करोड़ यानी 21 बिलियन डॉलर निकाल लिया है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने। और अब उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट में जो हिस्सेदारी रह गई है वो 14.7% रह गई। आप सोचिए कि 2 महीने में 2 लाख करोड़ रुपए यानी 21 बिलियन डॉलर हमारे देश के अंदर से निकाले जा चुके हैं। 1993 में मनमोहन सिंह के रहते पहली बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इजाजत मिली थी और उसके बाद से लेके अब तक सबसे कम अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में है तो वो आज है, जब नरेंद्र मोदी अमेरिका और दुनिया के कहने पर लगातार नीतियां बना रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और हालत यह है कि विदेशी इन्वेस्टर्स हमारे यहां से पैसा निकाल के भाग रहे हैं। अब इसको आसान भाषा में आप समझिए। अगर मान लीजिए कहीं से इन्वेस्टर्स लगातार पैसा निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? किसी मोहल्ले में अगर लोग लगातार जमीन बेच कर भाग रहे हैं, मान लीजिए एक मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं
और 100 लोगों के मकान हैं, उनमें से 30, 40, 50 लोग मकान बेच बेच कर भाग चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो मोहल्ला किसी बड़ी मुश्किल में आने वाला है, जिसका अंदाजा उन लोगों के पास है। और उस मोहल्ले में मकान की कीमतें जो हैं वो बहुत ज्यादा गिरने वाली हैं, जिसके चलते लोग वहां से भाग रहे हैं। या तो वो डूबने वाला है या वहां कोई संकट आने वाला है। अगर मज़ा आएगा दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। बाय।